नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सैलरीड एम्प्लॉय के सेल्फ असेसमेंट के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ही आसान हो गया है, खासकर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए। लेकिन एक्चुअल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार हमें रफली अपना एक सेल्फ असेसमेंट जरूर कर लेना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट करने के दो मेजर बेनिफिट्स हैं। एक तो ये है कि रिटर्न फाइल करने के लिए हमें जो जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी वो सारे एक जगह कंसोलिडेट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि रिटर्न फाइल करने से पहले उन डॉक्यूमेंट का एनालिसिस हो जाएगा, यानी कि अगर उसमें कुछ कमी है, कुछ गलती है, तो वो टाइम रहते रेक्टिफाइड हो जाएगी। तो आइए दोस्तों, हम अपना एक सेल्फ असेसमेंट शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए सेल्फ असेसमेंट के लिए, खासकर सैलरीड एम्प्लॉयज़ के सेल्फ असेसमेंट के लिए, वो है फॉर्म 16। फॉर्म 16 के बारे में आपने जरूर सुना ही होगा दोस्तों। फॉर्म 16 एम्प्लॉय द्वारा अपने एम्प्लॉय को दिया जाता है। फॉर्म 16 में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई सारी पेमेंट और टैक्स डिडक्शन की डिटेल्स होती है उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो दोस्तों, एक फॉर्म 16 मैंने पहले से ही सेव करके रख रखा है। तो जैसा कि आपको इस फॉर्म 16 में दिख रहा है कि कंपनी ने जितनी भी पेमेंट इस फाइनेंशियल ईयर में किए हैं, सैलरी हो गई, चाहे वो एलटीसी पेमेंट हो गया, लीव इनकैशमेंट हो गया, अदर अलाउंसेस हो गए, सब की डिटेल्स इस फॉर्म 16 के अंदर अवेलेबल है। आइए दोस्तों, अब इस फॉर्म 16 का हम एनालिसिस शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले जो है टोटल सैलरी हमारे पास है। तो इस टोटल सैलरी को हम पहले लिख लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। तो टोटल सैलरी हमारे पास कितनी हो गई एज पर फॉर्म 16? 8,59,264.50। ठीक है। इसके अंदर अब स्टैंडर्ड डिडक्शन है हमारा, इस साल स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना है हमारा? 50,000 है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 50,000 है। ठीक है। और आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी हो जाएगी मेरी सैलरी? तो ये मेरी आफ्टर डिडक्शन सैलरी है। तो इसके बाद अब देखें कि फॉर्म 16 के अंदर हमारा कितना इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन हमने अपनी कंपनी को दे रखा है, सबमिट कर रखा है। तो यहाँ पे देखो कि इन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस दे रखा है, उसके बाद LIC प्रीमियम है, PPF के अंदर है, पेंशन है, चाइल्ड ट्यूशन फीस है और सुकन्या है। ये टोटल इनका इन्वेस्टमेंट है। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कंपनी के अंदर आपने एज डिक्लेरेशन दिया है, जिसके बेसिस पे कंपनी ने टैक्स कैलकुलेट करा है। तो इसको भी एक दफ़ा हम वहाँ एक्सेल के अंदर नोट डाउन कर लें। देखो यहाँ पे हमने ये सारा नोट डाउन कर लिया, टोटल इन्वेस्टमेंट। तो टोटल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी आ गई वो देख लें हम। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा वो है इंक्लूडिंग मेडिकल इंश्योरेंस 1,06,074। तो इस इन्वेस्टमेंट को हम हमारे जो आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी आई है उसमें से उसको लेस कर देंगे, तो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो मेरी नेट टैक्सेबल इनकम आ गई। तो देखो दोस्तों, इसके अंदर हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम हमारे पास कैलकुलेट कर लिया हमने। अब इसमें हम कैलकुलेट करते हैं कि टोटल टैक्स कितना लगेगा। तो वो कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों आपको टैक्स स्लिप की जानकारी होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सेल पहले से बना रखा है। तो सिंपल सा इसके अंदर देखो कि पहले जो 250 लाख है उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। 250 लाख से 5 लाख पे हमारा 5% टैक्स है, जो कि 12,500 आता है। उसके बाद 5 लाख से 10 लाख के बीच के अंदर हमारा टैक्स है 20%। ठीक है। ये टेबल आप इंटरनेट से आराम से डाउनलोड कर सकते हो, किसी भी साइट से आप इसको समझ सकते हो। तो अब इसकी हेल्प की मदद से हम हमारा जो टैक्सेबल इनकम आई है उस पर देखते हैं कि टोटल टैक्स कितना कैलकुलेट होगा। तो जैसा कि पहले तो हम इसको राउंड ऑफ कर लें, 7,03,190। ठीक है, ये राउंड ऑफ कर लिया हमने, इसको पॉइंट्स हटा दिया। अब यहाँ पे देखो, तो पहला जो 2,50,000 है वो तो नॉन टैक्सेबल है, तो वो उसमें से हम हटा दें, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। ठीक है। नेक्स्ट जो स्लैब है उसके अंदर 5% टैक्स है 2.5 लाख के ऊपर। ठीक है, 2,50,000 पे, जो कि 12,500 ही होगा। ठीक है, आप चाहो तो कैलकुलेट करके देख लो। अब 2,50,000 भी हमने हमारी कैलकुलेशन में ले लिया, तो उसके अंदर से माइनस कर दें हम 2,50,000, ये हमारे पास आया है। अब ये कौन सा स्लैब में आ गया? ये आ गया हमारे 20% वाले स्लैब के अंदर। तो अब इस पे हम 20% हमारा जो है टैक्स कैलकुलेशन करके देखें कितना आ रहा है।
तो ये आ गया हमारे पास 40,638। तो टोटल कितना हो गया हमारा 12,500 प्लस 40,638, यानी कि 53,138 टोटल टैक्स मेरे को पे करना है एज पर फॉर्म 16। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फॉर्म 16 के अंदर भी देख लें हम कि यही हमारे पास टैक्सेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट वो का वही आ रहा है, 53,138 हमारा टोटल टैक्स है जो कि हमें पे करना है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। उसके ऊपर हमारा एजुकेशन सेस है जो, तो टोटल नेट जो टैक्स मुझे पेमेंट करना है वो है 55,264। तो यहाँ तक हमारा एकदम क्लियर हो गया कि मेरी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो हमने कैलकुलेट कर ली, टोटल टैक्स जो पे करना मुझे वो मैंने कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। तो दोस्तों ये तो हमने एज पर फॉर्म 16 के बेसिस पे हमारा एक एनालिसिस कर लिया है। अब देखो इसके अंदर क्या होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं, ये वाली मेडिकल इंश्योरेंस, LIC और ये जितनी वैल्यूज़ हैं ये डिक्लेरेशन बेसिस पे हैं। ठीक है, आपने फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में हम डिक्लेयर कर देते हैं कि हम इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से फॉर्म 16 हमारा जनरेट होता है। अब हमारा जो काम है वो ये है कि अब इनकी एक्चुअल वैल्यू देखें हम कि एक्चुअल, ये तो हमने डिक्लेरेशन दिया था, क्या एक्चुअल में उतना हमारा इन्वेस्टमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इन सब की रिसिप्ट हम डाउनलोड करेंगे या इस इंस्टीट्यूट से हम लेंगे। जैसे मेडिकल इंश्योरेंस है, तो मेडिकल इंश्योरेंस कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस है उसकी रिसिप्ट होनी चाहिए। जैसे ये जो मेरे क्लाइंट है इन्होंने मैक्स लाइफ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैंने इनसे बोला था कि भाई मैक्स लाइफ की मुझे आप रिसिप्ट दीजिए। तो देखो ये मैक्स लाइफ की रिसिप्ट है, तो यहाँ पे हम देख लें कंसोलिडेटेड प्रीमियम रिसिप्ट है, देखो इस फाइनेंशियल ईयर की 1/4/2019 से 31/3/2020 तक। तो टोटल इन्वेस्टमेंट इन्होंने कितना कर रखा है 10,775.28 कर रखा है। ठीक उसी प्रकार इन्होंने एक इसी के अंदर ही राइडर ले रखा है मैक्स लाइफ का ही, देखिए स्टेटमेंट हम 1/4/19 से 31/3/20 तक का ले रखा है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट इतना हो गया। तो अब ये एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हम वहाँ पे वो जो वैल्यूज़ हैं उसको हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट से रिप्लेस करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या हमारे पास इफेक्ट आता है इसका। तो देखो ये हमने मेडिकल इंश्योरेंस की एक्चुअल वैल्यू रख ली। ठीक उसी प्रकार से LIC की रिसिप्ट हम देखें तो यहाँ पे देखो ये LIC का प्रीमियम रिसिप्ट है, एक्चुअल कितना है 5,745, ये एक्चुअल वैल्यू हम लिख लेंगे LIC का 5,745। यहाँ पे देखो ये डिक्लेरेशन में हमने 6,000 दे रखा था, जबकि एक्चुअल रिसिप्ट हमारी 5,745 की है। PPF की हम बात करें तो PPF का स्टेटमेंट भी हमारे पास है, ये देखो PPF का स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे 2,000 ट्रांसफ़र किए थे, यानी जितना डिक्लेरेशन दिया उतना ही हमने PPF में इन्वेस्ट किया है। पेंशन की हम बात करें तो NPS न्यू पेंशन सिस्टम अभी इम्प्लीमेंटेड है, मतलब जो नए सैलरीड एम्प्लॉय हैं उनके लिए न्यू पेंशन सिस्टम लागू है। तो न्यू पेंशन सिस्टम की रिसिप्ट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं CSDL से। ठीक है, वो हमने यहाँ पे कर रखी है, देखो पूरा यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर का समरी हमने डाउनलोड करके रख रखा है। तो यहाँ पे भी पेंशन भी एक्चुअली उतना ही है जितना कि हमने डिक्लेयर किया था। ये हम डिक्लेयर नहीं करते हैं, ये एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन खुद ही कैलकुलेट करके यहाँ पे इसको वैल्यू का एंटर करते हैं। ठीक है, ट्यूशन फीस आप स्टेटमेंट ले सकते हो या फिर स्कूल की रिसिप्ट से आप इसको टैली कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने डिक्लेरेशन 17,000 का किया है, लेकिन मेरे क्लाइंट ने जो रिसिप्ट मुझे दी है वो 21,000 की है। तो यहाँ पे मैं 21,000 एंटर कर देता हूँ। सुकन्या समृद्धि का भी हमने जो है यहाँ पे स्टेटमेंट डाउनलोड कर रखा है, वो भी हम देखें तो वहाँ भी हमारा जो है टोटल 5,000 ही है, यानी जितना इन्वेस्टमेंट किया था उतना को उतना ही हमने यहाँ पे जितना हमने डिक्लेयर किया था उतना ही हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है। तो अब इनका टोटल देखें हम, तो देखो टोटल देखें तो क्या डिफरेंस आता है हमारे सामने। तो देखो यहाँ पे जो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारा एज पर फॉर्म 16 वो 1,06,074 है, जबकि एक्चुअल जो इन्वेस्टमेंट है वो 1,10,016 है। ठीक है, अगर हम राउंड ऑफ की बात करें तो सीधी सी बात है, जब हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो नेट जो टैक्सेबल इनकम है वो रिड्यूस हो जाएगी। उसकी भी हम एक दफ़ा कैलकुलेशन देख लेते हैं ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए। तो हम क्या करें कि आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन में से ये जो इन्वेस्टमेंट हमने एक्चुअली जो किया है उसमें से हम उसको लेस कर दें तो हमारे पास नेट टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो पहले जो नेट टैक्सेबल इनकम थी वो 7 लाख थी, अब नेट टैक्सेबल इनकम हमारे पास 6 लाख हो गई है, यानी कि अगर हम उसको राउंड आउट करें 6,99,247 हो गई है हम। ठीक है, अब टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं। पहले इस टैक्सेबल इनकम पे हमारा 53,138 टैक्स बन रहा था, अब हम इस पर कैलकुलेट करें
कि इस पर टैक्स कितना बनेगा। तो वो देखें। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो इसके अंदर से हम 2,50,000 माइनस कर दें क्योंकि नील टैक्स है, तो माइनस 2,50,000 ये आ गया हमारे पास। उसके बाद 12,500 आपका टैक्स लगेगा 5% के हिसाब से, ठीक है। फिर इसके अंदर से 2,50,000 वापस माइनस कर दें हम, और ये जो वैल्यू आई है इस पर हमारा 20% टैक्स लगेगा। तो अब हमारा टोटल टैक्सेबल इनकम कितना हो गया, 2,500 प्लस 39,849 यानी 52,349, यानी इसको हम राउंड ऑफ कर लें 52,349 हम कर लेते हैं। तो देखो पहले जो हमारा इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से हमारा टैक्स कितना बन रहा है, 53 बन रहा है, और हमारा एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हमारा टैक्सेबल इनकम कितना हो रहा है, 52 हो रहा है। यानी कि सीधी सी बात है, अब जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा तो इसके अंदर मुझे इनकम टैक्स से रिफंड मिलेगा, और कितना रिफंड मिलेगा वो भी हम देख लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके इसको देखा, तो यानी 789 का आपके पास रिफंड आ रहा है। तो देखा दोस्तों, सिंपल हम घर पे बैठे ही मैंने यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी तरीके से इसका सेल्फ असेसमेंट करना बताया। हमें कुछ नहीं करना है, हमें पहले हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हमें इकट्ठे करने हैं। फॉर्म 16 जितने भी इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं उनकी रिसिप्ट, एक्चुअल रिसिप्ट हमारे हाथ में होनी चाहिए। जब इस तरह की कैलकुलेशन आप रेडी रखोगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले, तो ना तो उसमें गलतियाँ होगी और एक बार में आपका रिटर्न फाइल हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम इस वीडियो का लास्ट सेक्शन देखते हैं। अभी तक हमने हमारे फॉर्म 16 के अंदर पेमेंट और इनकम टैक्स की बात करी थी। अब यहाँ पे हम देखें कि मंथली वाइज कंपनी अपना TDS काट के रिटर्न भरती है, तो वो हमारे 26 AS यानी हमारे पैन कार्ड में अपडेट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो इस फॉर्म 16 के अंदर मंथली TDS की डिटेल्स यहाँ पे दी हुई है, और ये चेक करने के लिए हम अपने इनकम टैक्स वेबसाइट में लॉगिन करके अपना 26 AS फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उसको टैली कर सकते हैं कि क्या ये वहाँ पर प्रॉपर अपडेट हुई है या नहीं हुई है। तो यहाँ पे देखो कि मैंने पहले से ही 26 AS फॉर्म डाउनलोड करके रख रखा है, और इन दोनों को कंपैरिजन के लिए मैंने इन दोनों को एक्सेल के अंदर यहाँ पे सेव करके रख रखा है। तो यहाँ पे देखें तो ये जो डिटेल है यहाँ पे, ये मेरे फॉर्म 16 की डिटेल है, ठीक है, और ये मेरे 26 AS की डिटेल है। तो इस डिटेल को जब मैं टोटल करता हूँ, यहाँ पे जो फॉर्म 16 के अंदर हमारा जो TDS कटा है मंथ वाइज, उसको टोटल करता हूँ तो यहाँ पे 55,264 आता है, जबकि 26 AS की डिटेल्स में 46,501 ही आता है। तो यहाँ पे ये डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसका जो लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न है वो कंपनी ने फाइल आउट नहीं किया है। तो यहाँ पे आप देखो कि अप्रैल से लेकर दिसंबर तक का आपका रिटर्न फाइल हो चुका है, इसलिए ये सारी डिटेल्स हम यहाँ पे अपडेटेड है 26 AS के अंदर। लेकिन लास्ट क्वार्टर का जो रिटर्न है वो कंपनी ने फाइल नहीं करा है, इस कारण ये टैक्स यहाँ पे अपडेट नहीं हो रहा है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूँ तो डिफरेंस भी उतना ही आएगा। ये फॉर्म 60 में से 26 AS माइनस करा तो 8,763 का डिफरेंस है, वो एग्जैक्टली आपका लास्ट क्वार्टर का ही डिफरेंस रहेगा। मैं करके बताता हूँ आपको। ये जनवरी, फरवरी और मार्च ये लास्ट क्वार्टर है, तो यहाँ पे ये देखो ये डिफरेंस उतना ही आया। तो इसमें हमें ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कंपनी जैसे ही अपना लास्ट रिटर्न फाइल करेगी, लास्ट क्वार्टर का रिटर्न फाइल करेगी, यहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हो जाएगी और आप अपना रिटर्न फाइल आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर संपर्क करें, ताकि उसको टाइमिंग रहते उसको ठीक किया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। देखो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल एक रफ एनालिसिस करा हमारे टैक्स असेसमेंट का, और सारे डॉक्यूमेंट का हमने एनालिसिस कर दिया। ऐसा एनालिसिस करने से क्या होगा कि एक तो सारे मेरे डॉक्यूमेंट जो मेरे को चाहिए रिटर्न फाइल आउट करने के लिए वो एक जगह कंसोलिडेट हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अगर उसके अंदर कोई मिस्टेक्स है तो वो टाइम रहते रेक्टिफाइड हो जाएगी। अब जब इस तरह का एनालिसिस करके हम रिटर्न फाइल करने बैठेंगे तो एक बार में हमारा रिटर्न फाइल हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसी एनालिसिस जो हमने करा है इसका रिटर्न फाइल करना हम देखेंगे कि कितना आसानी से हम घर बैठे हम अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉय। और वहाँ रिटर्न फाइल करते वक्त हम उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करेंगे जो अधिकतर लोग रिटर्न फाइल करते वक्त करते हैं और उनको बाद में 143 सेक्शन के अंडर नोटिस मिलता है। तो ये सब जानकारी के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।